हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थों का ये लास्ट अपना वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर लास्ट टॉपिक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में या मृदा में स्थापित करना। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में या पौधों को उपलब्ध करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पूरी चर्चा जो थी मैंने बता दी है। अब उसके बाद दूसरे प्रकार की अपन बात करेंगे और वो है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखो, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ना, इसमें जो जीवाणु होते हैं वो बिना किसी पौधे की सहायता से, यानी यहाँ पर जो जीवाणु होंगे वो बिना किसी पौधे की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित कर देते हैं या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो जीवाणु होते हैं वो बिना किसी पौधे की सहायता से सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकीकरण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण को असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी के बारे में अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा के बारे में बात करें। इसमें आता है आपका कि असहजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से वायुमंडलीय, बिना किसी पौधे की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करते हैं, इसे असहजीवी, इसे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखो भाई, ये तो हो गई अपनी परिभाषा कि असहजीवी जीवाणु जो होते हैं ये बिना किसी पौधे की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करते हैं, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं या कौन कौन सी फसलों में ये मुख्यतः होता है, तो इसके बारे में बात करें। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलों या मुख्यतः ये अनाज वाली फसलों में होता है। अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं के बाद ज्वार, बाजरा,
मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि में मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। अब सुनो ध्यान से, मुक्त रूप से रहने वाले जीवाणु, यानी किसी पौधे के अंदर उपस्थित नहीं है, ये मुक्त रूप से वायुमंडल के अंदर पाए जाते हैं जीवाणु। तो मुक्त जीवी जीवाणुओं के द्वारा ये जो अनाज वाली फसलें होती हैं, इनमें असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से जीवाणु भाग लेते हैं, तो ध्यान रखें, ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं भाई? तो देखो, एक तो होता है वातजीवी जीवाणु और एक अवातजीवी जीवाणु। वातजीवी जीवाणु, ठीक है, वातजीवी जीवाणु और अवातजीवी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, जिनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है उन्हें वातजीवी जीवाणु कहते हैं, और जिन्हें वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इनकी मृदा के अंदर रहकर भी वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं, तो उन्हें अवातजीवी जीवाणु बोलते हैं। तो एक एक करके अपन यहाँ पर बात करेंगे दोनों के बारे में। पहले बात करते हैं वातजीवी जीवाणु। तो ध्यान रखेंगे कि ये जीवाणु एजोटोबैक्टर ये जीवाणु एजोटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं। एजोटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं। एजोटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं जो सामान्यतः मृदा में बहुतायत से पाए जाते हैं। बहुतायत से पाए जाते हैं। बहुतायत से पाए जाते हैं। आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं और मरने के उपरांत जीवाणुओं द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन भूमि में पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, यानी अपने शरीर को आगे बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए नाइट्रोजन की इनको आवश्यकता होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये ग्रहण करके अपने शरीर को पुष्ट करते हैं और इनके मरने के उपरांत, इनके मरने के बाद इनके द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन मृदा में, या पौधों को बात कर सकते हैं अपन यहाँ पर, नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध हो जाती है। अब देखो भाई,
इनके बारे में बात कर रहे थे अपन वातजीवी जीवाणुओं के बारे में। तो ये जीवाणु एजोटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं और ये सामान्यतः मृदा में बहुतायत से पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके अपने शरीर को ये पुष्ट करेंगे, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए इनको वायुमंडलीय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये इसे ग्रहण कर लेते हैं, यौगिकों में बदल देते हैं। अब ये यौगिक इनके शरीर के अंदर ही एकत्रित हो जाते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक। अब जैसे ये मरेंगे ना, तो इनके मरने के बाद क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण इन्होंने किया था वो यौगिक आपके मृदा के अंदर ही रह जाएंगे, जो जल में घुलने के बाद पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है ना, एकत्रित नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो इन जीवाणुओं के भूमि में सुचारू रूप से क्रियाशील बने रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट, चूना, नमी और वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इन जीवाणुओं के क्रियाशील बना रहने के लिए इन जीवाणुओं की भूमि में क्रियाशील बने रहने के लिए इन जीवाणुओं के भूमि में क्रियाशील बने रहने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट, चूना, उसमें मतलब भूमि में उसमें कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट, चूना, नमी और वायु पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि यदि इन जीवाणुओं को उस मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्रियाशील बनाए रखना है तो इसके लिए क्या चाहिए कि उस मृदा के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, फास्फेट हो, चूना हो, नमी हो, वायु हो। इनकी उपस्थिति, यदि इनकी उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में है तो वो जीवाणु आसानी से मृदा के अंदर क्रियाशील बने रहेंगे और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस वर्ग में दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, एक तो आता है एजोटोबैक्टर और एक आता है विजयरिंकिया। तो ध्यान रखेंगे इस वर्ग में एजोटोबैक्टर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एवं विजयरिंकिया एक और होता है, विजयरिंकिया। ठीक है ना, ये दो इसके अंदर आते हैं, विजयरिंकिया प्रमुख हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे बात करते हैं इसकी कौन कौन सी प्रजातियां यहां पर काम आती है। तो देखो एजोटोबैक्टर की 5 प्रजातियां होती है। कितनी प्रजातियां होती है? 5 प्रजातियां होती है भाई। और इन प्रजातियों के नाम आपको यहां ध्यान रखने हैं, यहां पर प्रजातियां होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रजाति की बात करूं तो एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। मैं एजोटोबैक्टर को ए लिखूंगा यहां पर, ना ध्यान रखना। तो एजोटोबैक्टर क्रोकोकम, ठीक है, पहली प्रजाति हो गई। दूसरी प्रजाति हो जाती है एजोटोबैक्टर विजयरिंकी, एजोटोबैक्टर विजयरिंकी। उसके बाद थर्ड है एजोटोबैक्टर विनेलैंडी, एजोटोबैक्टर विनेलैंडी। फोर्थ है एजोटोबैक्टर एल्जस, एजोटोबैक्टर एल्जस। और पांचवी है
एजोटोबैक्टर इंडिकम, एजोटोबैक्टर इंडिकम। अब देखो भाई, इस प्रकार से कुल 5 प्रजातियां हैं, एजोटोबैक्टर कोकोकम, एजोटोबैक्टर विजयरिंकी, एजोटोबैक्टर विनेलैंडी, एजोटोबैक्टर एल्जस और एजोटोबैक्टर इंडिकम। ये कुल 5 प्रजातियां होती है एजोटोबैक्टर की, जो वातजीवी जीवाणुओं के अंतर्गत आती है, और ये जीवाणु मृदा के अंदर रहेंगे, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये ग्रहण करते हैं, और जब ये मरते हैं तो अपने द्वारा एकत्रित किए गए नाइट्रोजन मृदा में ही छोड़ जाते हैं, जो जल के अंदर घुलकर पौधों को उपलब्ध आसानी से हो जाती है। तो ये था अपना वातजीवी जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो यहीं पर समाप्त हो जाता है। 2 प्रकार इसमें आते हैं। कौन कौन से प्रकार आते हैं 2 यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आते हैं आपके, एक तो एजोटोबैक्टर आता है और एक आता है आपका विजयरिंकी, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, और वो दूसरा प्रकार कौन सा है भाई, तो वो है अवातजीवी जीवाणु। अब देखो भाई, क्या होते हैं अवातजीवी जीवाणु, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दूसरा प्रकार है अपना सेकंड, अवातजीवी जीवाणु, अवातजीवी जीवाणु। अब देखो भाई, अवातजीवी जीवाणु की बात करें तो ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, यानी कि यहाँ पर इनको वायु की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, यौगिकीकरण करते हैं, ठीक है, यौगिकीकरण करते हैं। ये जीवाणु संख्या में एजोटोबैक्टर से अधिक होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये संख्या में एजोटोबैक्टर से भी ज्यादा होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। एजोटोबैक्टर से अधिक होते हैं, तो संख्या में क्या होंगे, एजोटोबैक्टर से भी अधिक होते हैं। आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो अम्लीय भूमि और पानी निकास के प्रबंध का अभाव 2 ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ये जीवाणु बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ना, यानी कि अम्लीय भूमि में, अम्लीय भूमि एवं पानी निकास के अभाव वाली परिस्थितियों में ये जीवाणु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं या अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी अम्लीय भूमियों में ज्यादा पाए जाते हैं ना, और पानी जहां पर भरा हुआ है वहां पर अम्लीय भूमि होगी, सही है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इस वर्ग में मुख्य जीवाणु कौन आता है, तो ध्यान रखें, इस वर्ग में मुख्य जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम, पास्चुरियनम, आता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2
प्रकार के जीवाणुओं द्वारा होता है। एक होता है वातजीवी जीवाणु और एक होते हैं अवातजीवी जीवाणु। तो इस प्रकार से ये था अपना असहजीवी नाइट्रोजन, जो पूरी तरह से यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये पार्ट अपना यहीं पर समाप्त हो गया है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।